A very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है। इस क्रैश कोर्स की सीरीज में अभी तक हमने डे 6 तक काइनेमेटिक्स 1 पूरी तरह से सीख चुके थे। ठीक है, काफी सारे टॉपिक सीख रहे हैं जेई मेंस और नीट के रिगार्डिंग। जो टॉपिक हमारे जेई मेंस में आएंगे और जो नीट में आएंगे, जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज इस क्रैश कोर्स की सीरीज का मेरे बेटे डे 7 है। काफी बच्चे सीरीज का बेनिफिट ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि आज की सीरीज में हमें क्या सीखना है, आज के वीडियो में हमें क्या सीखना है। तो आज नए टॉपिक से बात करेंगे। तो देखेंगे बेटा, देखो ध्यान से क्या चल रहा है। क्रैश कोर्स 2020 किस चीज का, जेई मेंस और नीट के लिए। डे 7 है और 13 मई है। ठीक है, आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक है काइनेमेटिक्स 2, जिसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स 2। आपने अगर प्रीवियस वीडियो बहुत ध्यान से देखा हो और उसका बेनिफिट लिया हो तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि काइनेमेटिक्स 1 मोशन इन 1D का टॉपिक था। ये जो है काइनेमेटिक्स 2 मोशन इन 2D का टॉपिक है। यानी जैसे अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलूं तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा काइनेमेटिक्स 2। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। समझो बहुत ध्यान से क्या चीज है ये काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 2, इस काइनेमेटिक्स 2 को बेसिकली बोलते क्या है। तो काइनेमेटिक्स 2 का जो नाम है वो नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स 2 जो है इसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी चैप्टर में हमें किस बात को करना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। सर प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है, पत्थर। क्या करते हैं, इसको फेंकते हैं। कैसे, किसी के सिर में दे मारते हैं, नहीं भाई। इसको क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक चीज सुनी हो, मैं पहले उस पर चर्चा कर लूं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आता हूं, कॉन्सेप्ट पे आता हूं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, कई बच्चों उसका आंसर दे भी पाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, या यूं कह दो कि अर्थ सरफेस पर खड़े होकर थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किए गए प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। क्या बोला बेटा, 2u sin थीटा बाई जी, बिल्कुल सही जवाब। हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, u cos थीटा इंटू टी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या अकेले इसको रटने से मेरा जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या अकेले जो फॉर्मूले सब मेरे को ये इस तरह से याद है जो मैंने आपको अभी सुनाए, क्या इन फॉर्मूलों को याद रखने से मेरा जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इनको सुनाने से मेरा नीट क्रैक कर जाऊंगा क्या मैं? तो सुनना बेटा ध्यान से, इन फॉर्मुलों को रटने से कुछ नहीं होगा तेरा। भाई मैंने क्या बोला, इन फॉर्मुलों को तू रट भी लेगा ना, कितनी अच्छी तरह से भी रट लेगा, तो इस फॉर्मुलों को रटने से कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा सर, कॉन्सेप्ट से होगा। कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है सर, कॉन्सेप्ट का मतलब जो इन फॉर्मुलों को लगाते समय में क्वेश्चन में दिमाग में रखना होता है कि भाई कौन सी इक्वेशन लगेगी, किस तरह मोशन मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कंडीशन क्वेश्चन दे रहा है और क्या कंडीशन मुझसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, पहली बात बताऊं, इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जैसे गलती करके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सी एग्जांपल ले लो, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान के चलो एक प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा प्रोजेक्टाइल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या समझोगे? अगर आपने थोड़ा भी वेक्टर पढ़ा हुआ है तो दो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होना चाहिए, 0 cos 90। भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उनका, 0 मेरे पास, क्योंकि दोनों के बीच में परपेंडिकुलर चीज है। ठीक है, परपेंडिकुलर है एंगल, या दो परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं दोनों। अगली बात सुने, तो फॉर्मूले तो रटने होने ही चाहिए, फॉर्मूलों के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो पहले जरा बेसिक चर्चा इस पर कर लें। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है पत्थर। कैसे करते हो, इसके फेंकने के दो तरीके हो, तरीके कई सारे हो सकते हैं। हमें जो बेसिक डील करना है मैं वो बात कर रहा हूं जो हमारे जेई मेंस और नीट के काम की। ठीक है, करने को इसमें मैं 5 दिन भी चर्चा कर सकता हूं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। मैकेनिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन काम की बात करेंगे, बिल्कुल कन्फाइंड जोन में रह के बात करेंगे इसमें। तो मैंने क्या बोला, दो तरह से मेजरली क्वेश्चन इसमें बनता है, या तो बोलेगा कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या बोलेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एक इसमें इंक्लाइंड का भी केस होता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन उसमें से आता है। ठीक है, लेकिन चर्चा अपन उस पर भी करेंगे। ठीक है, और बहुत बेसिक है वो भी, उसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि प्रोजेक्टाइल का 2 वैरायटी क्वेश्चन बनेगा। उसने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर खड़े होकर थीटा एंगल में प्रोजेक्ट कर दो, या टावर पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, तो उस पैराबोलिक पाथ को रिगार्डिंग उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एसिमेट्रिक पैराबोला क्या होगा, एसिमेट्रिक पैराबोला की y = x - bx स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, ये सारी बातें अपने को करनी है। इन बातें करने के दौरान एक चीज हम ध्यान रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पहली बात
क्या प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं ब्रेक कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2D मोशन है। 2D मोशन से आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? 2D मोशन अगर एक चीज देखें तो इसमें 2D मोशन बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायरेक्शन मोशन। 2D मोशन को मैं ऐसा बोल सकता हूं 1D मोशन प्लस 1D मोशन, यानी 2D मोशन को 2 1D मोशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा। एक लॉ मैं जानता हूं जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ परपेंडिकुलरली इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका इफेक्ट वाई में नहीं जाएगा, वाई हो रहा है तो उसका इफेक्ट एक्स में नहीं जाएगा। तो क्या किया जाए, इसका क्या बेनिफिट लें इस लॉ का? इस लॉ का ये बेनिफिट लिया जाए कि जब आप एक्स डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स को सॉल्व करिए, वाई डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व कर रहे हैं तो वाई को सॉल्व करिए, और बाद में उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए। क्या बात क्लियर है? दोनों एक दूसरे के मोशन पे इंटरफियरेंस नहीं डालेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। हमने पहली बात ये बोली कि जब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पर चर्चा करेंगे तो एक एजम्पशन ये लेके चलेंगे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी एयर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है। ठीक है। दूसरी बात, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस भी है। भाई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो तो स्पीड पहले डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी स्पीड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, वैसे भी नहीं लगता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का। याद कर प्रीवियस लेक्चर मैंने बोला था कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन मात्र एक ही इक्वेशन काम करती है, कौन सी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन भी क्या हुआ था उस जैसे एक बच्चा बस के पीछे पे पड़ा हुआ था बस को पकड़ने के लिए, जो उसको टाइम कैलकुलेट करवा लिया तो कंडीशन पूछी थी। तो अगर मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रिलेशन लगेगा। दूसरी बात, मैंने एक चीज और इसमें बोलूं कि भाई ये मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, यानी ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या मान के चलूंगा? कांस्टेंट है ओवरऑल यूनिवर्स में। हालांकि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में उसके वेरिएशन देखे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ग्रेविटेशनल इंपैक्ट कैसा है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वैल्यू 10 लेके चलेंगे। 9.8 वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। कुछ नहीं बोला तो 10 लेंगे, बोलता है 9.8 लेने के लिए तो वही लेके चलेंगे। ठीक है भाई। अगली बात क्या? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बता चुका हूं। तो मेन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? मात्र वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड क्या लगता है? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अपवर्ड अगर पॉजिटिव तो डाउनवर्ड क्या मान के चलेगा? नेगेटिव। चलो भाई अब जरा देख लें तो प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। एक होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं सीधे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे आता हूं। क्या होता है सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन? मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी मेरे पास, यहां मान के चलो कोई बॉल रखी हुई थी, उस बॉल को मैंने u वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, इनिशियल वेलोसिटी u थीटा एंगल में प्रोजेक्ट कर दिया। ये अगर मान के चलो मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास अगर y एक्सिस है तो इसकी वेलोसिटी में 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ये मेरे पास, इसको क्या बोलूंगा? ये बोलूंगा ux, और ux क्या हो जाएगा बेटा? u cos थीटा। ये बोलते चले जाओ, ये सारी बातें आपको मालूम है बेटा। ये क्या होता है? uy क्या होगा मेरे पास? u sin थीटा। ये पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ है। इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या होती है? जो मैथ्स के बच्चे बात को जानते हैं, y इक्वल टू एसिमेट्रिक पैराबोला, y इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर। अरे इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। जिसे बोलते पैराबोलिक इक्वेशन। बाद में जाके इस इक्वेशन का भी यूज करें जिसे बोलेंगे ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन या ऑफ दिस पैराबोलिक पाथ। खैर ये एसिमेट्रिक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो देखो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। हमने आपसे क्या बोला? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में fx कितना है? 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का कितना होगा मेरे बेटे? 0। अगर x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा तो जो ux की वैल्यू आएगी वही वैल्यू vx की आएगी, यानी t टाइम के बाद अगर इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चेक करोगे तो जो अभी थी वही स्पीड रहेगी। यानी आप किसी भी पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक अगर स्पीड को देख लोगे तो वही वैल्यू आएगी जो u cos थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में। लेकिन y डायरेक्शन में तो है बेटे, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। भाई एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कहां लग रही है? डाउनवर्ड, यानी माइनस g। डायरेक्शन ले तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी माइनस लेके चले क्योंकि ऑलवेज डाउनवर्ड है। तो क्या होगा कि अभी स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी uy कितनी है? u sin थीटा। मान के चलो, सुनना ध्यान से, कि t टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहाँ आ जाता है। t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ गया और आपसे पूछा कि t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन की क्या होगी? तो भाई फर्स्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है कांस्टेंट, तो y डायरेक्शन का फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगी? vy इक्वल टू uy और माइनस gt। अरे प्लस gt होता है, ए का मतलब माइनस जी है इसमें पूरे चैप्टर में, तो माइनस gt। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? टी टाइम के बाद u sin थीटा माइनस gt। ये वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की, इस पार्टिकल की किस डायरेक्शन में? टी टाइम के बाद y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इतने पोर्शन में कोई डाउट?
आगे बढ़े। अब एक बात का जवाब देना, मान के चलना, सुनना, छोटा सा क्वेश्चन ही एक तरीके का हो। मान के चलो टी टाइम के बाद पार्टिकल ये कोई पॉइंट पी पे आ गया, समझना। इस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी है ये मान के चलो वीपी नेट वेलोसिटी ये है, ठीक है। इसका अगर मैं कंपोनेंट देखूंगा तो ये एक्स कंपोनेंट और ये देखूंगा तो वाई कंपोनेंट। ये इसको बोल दूंगा मैं वी एक्स और इसको बोल दूंगा वी वाई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ थीटा था, मान के चलो ये नेट कंपोनेंट वेलोसिटी का अल्फा एंगल बना लेता है। अल्फा एंगल अगर बना लिया तो उसने बोला कि जब पॉइंट पी पे ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का मतलब क्या, मैं काइनेमेटिक्स वन में भी देखा था, tan अल्फा tan थीटा। तो डायरेक्शन निकालना है तो मतलब क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं वेक्टर में क्या पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल है। अगर मैं वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो कोई बुराई क्या, कोई बुराई नहीं है। तो ये tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वाई अपॉन वी एक्स। अरे कितनी आ जाएगी भाई साहब, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यू साइन थीटा माइनस जी टी और अपॉन यू कॉस थीटा। क्या पिक्चर क्लियर है, ये डायरेक्शन आ गई। ये क्वेश्चन ही अपने आप में ये कि अगर पार्टिकल यहां से थीटा एंगल पे फेंका गया तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नेट डायरेक्शन क्या होगी, तो ये होगी थीटा अल्फा निकाल लो तो tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। चलो मान के चलो एक बात, अगर आपसे ये पूछ ले कि पी पॉइंट में नेट वेलोसिटी बता दो तो सुनना, नेट वेलोसिटी पी पॉइंट पे क्या होगी, ये होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अरे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो क्या कर दोगे इसमें, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी, ये वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस और वी वाई कितना है मेरे पास, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। यू साइन थीटा, अरे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इतनी बात क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। आगे सुन, मान के चल इसी क्वेश्चन में ये चीज और बोल दी जाए, हमने इसमें क्या निकाल लिया कि टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, तो यही रहेगी यू एक्स इक्वल टू वीपी या वी एक्स या यू एक्स यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। ये कांस्टेंट है, फोर्स नहीं है, लेकिन बाई डायरेक्शन में तो फोर्स है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, तो वैल्यू चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है, प्रैक्टिकली देखना, उसको रट मत समझ। ये ग्रेविटी यू साइन थीटा इनिशियली थी, अभी माइनस जी टी यानी वैल्यू कम हो रही है, यानी नीचे से ऊपर जाते हैं वैल्यू कम होती है। और मैं जानता हूं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में जीरो। अब अगर जीरो नहीं होगी तो ऊपर नहीं हो जाएगा होशियार, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल फिर वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वापस तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता, नीचे से नहीं गिर जाता क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है जो भी कांस्टेंट है यू कॉस थीटा, तो वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हुए ले जाएगी और वो उस वजह से फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और वो नीचे आके गिर जाएगा, फिर खेल लिया उससे। तो हमने क्या बोला कि tan अल्फा निकाल दी, डायरेक्शन निकाल दी, पी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी वेक्टर फॉर्मेट में। अगर ये पूछ ले कि मैग्नीट्यूड और बता दे तो मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएगा। क्या होगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट के अंदर ये वाला यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। चैप्टर वगैरह फील कर भाई, सब चैप्टर बहुत बेसिक है। एक चीज में अच्छी बात ये है कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो अपने आप में न्यूमेरिकल के टेस्ट जैसी कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर वैल्यू दे देगा तो ये न्यूमेरिकल बन गया अपने आप में। और पूरा क्वेश्चन में सॉल्व भी कर रहा हूँ इस तरीके का क्वेश्चन ही है ये, कई सारे क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन करा रहा हूँ एक साथ में। तो मैंने क्या बोला, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी नेट वेलोसिटी। अब मान के चलो अगर ये पूछ ले तुमसे, इसमें एक चीज और पूछ ली कि मेरे को ये बता दो कि वेलोसिटी बता दी, डायरेक्शन बता दी, नेट वेलोसिटी बता दी, कंपोनेंट करके बता दिए। अब ये बता दो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो एक बात का जवाब तू देगा, मैं नहीं बोलूंगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो कितना आ जाएगा, यू एक्स इंटू टाइम टी, अरे यू एक्स इंटू टाइम टी, ठीक है। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो क्या आ जाएगा भाई, मेरे को अगर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है टी टाइम के बाद तो वो क्या हो जाएगा, एस वाई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो एस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 और जी टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा और इंटू टी, ये एस एक्स। क्या बात पिक्चर क्लियर हुई।
टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट इतना होगा और उस टाइम के टी टाइम के बाद एक्स डायरेक्शन में इतना होगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। इसमें नोट कर बेटा, इसको आगे बढ़े, बोलो इतनी पिक्चर क्लियर है क्या? आगे बढ़े, इस पोर्शन में कोई डाउट हो तो पूछो। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, इसमें अगली बात इसमें अगर ध्यान से सीखो तो अगली बात ये है कि सर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो सुनना ध्यान से। मैं रब कर दूं, मैं ये पोर्शन रब कर दूंगा बेटा, देख ध्यान से देखना इस चीज को। हमने क्या बोला, जैसे मान के चलो ये एक्स डायरेक्शन थी, ये वाई डायरेक्शन थी। तुमने क्या किया, एक पत्थर था, एक प्रोजेक्टाइल था तुम्हारे पास जिसकी वेलोसिटी इनिशियल यू दी थी, थीटा एंगल पे फेंका था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको यू कॉस थीटा यू साइन थीटा देख चुके थे। तो अब यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल इस इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोलूं तो रेंज शब्द बोलो या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो, दोनों का मतलब सेम है। रेंज का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल के द्वारा प्रोजेक्टाइल के द्वारा ट्रेवल की हुई डिस्टेंस। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या स्पीड कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए यू कॉस थीटा और इंटू टाइम टी। टाइम टी का मतलब क्या है, टाइम टी का मतलब कि यहां से लेके यहां तक पार्टिकल को पहुंचने में लगा समय, जो समय टी लगा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यहां से लेके यहां तक जो पार्टिकल जब आएगा तो जो टाइम कब लेगा इसमें, उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक चीज सुनना, क्योंकि हमने क्या एजम्पशन ली हुई है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है बेटा, इसका मतलब जो टाइम पार्टिकल को यहां से लेके इस मैक्सिमम हाइट तक आने में लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसके ऊपर पार्टिकल जा नहीं सकता। तो जो टाइम पार्टिकल को यहां से लेके इस मैक्सिमम हाइट में आने में लगेगा, यानी जो टी अप होगा वो उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, यानी उतना ही क्या होगा, टी डाउन होगा। और चूंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो टी अप और टी डाउन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मैं एक चीज जानता हूं कि एच मैक्स पे जाके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी वी एक्स, तो कितना होगा मेरे पास, यू कॉस थीटा। चलो, तो हमने इसमें 3 चीजें सुनी ध्यान से। क्या, पहली बात कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, ये रेंज कैसे आएगी और ये मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी। तो सुन, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालें तो मैं जानता हूं कि वाई डायरेक्शन में अगर मैं इस चीज को देखूं तो वाई डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, ध्यान से देखना, वाई डायरेक्शन में क्या लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वाई डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में कहां से लेके कहां तक लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो ये इससे जो टाइम आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, वो टी अप होगा, क्योंकि ये मेरे पास यू आई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा और माइनस जी टी। मैं जानता हूं मैक्सिमम हाइट पे जाके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वाई मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे टी अप की वैल्यू कितनी मिल गई बेटे, यू साइन थीटा अपॉन जी। अरे यही मिल गई यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से लेके यहां तक में भी कितना टाइम लगेगा, इतना ही लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल है। पर टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी अप प्लस टी डाउन, यानी 2 टाइम्स टी अप या 2 टाइम्स टी डाउन कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स यू वाई अपॉन जी। यू आई की वैल्यू तो है यू साइन थीटा, तो टी इक्वल टू 2u आई अपॉन जी। तो ऐसा लिख ले, ऐसा लिख ले, जो तुझे अच्छा लगे वो लिख ले। अब एक बात का जवाब सुन, अगर ये आ गया तो ये भी आ गया। कैसे आ गया सर, कि रेंज क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम टी। तो ये मेरे पास, अगर मैं रेंज का फॉर्मूला देखूंगा तो उसमें डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई टाइम का यहाँ कर देगा। अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई यहाँ कर देगा तो रेंज आ जाएगा। कैसे, ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो सुन यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, अब साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अरे
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, और ये क्या आएगा मेरे पास जी, तो ये क्या मेरे पास फॉर्मूला बन गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन गया, यानी यहां से लेके यहां तक जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। चलो अगली बात कैलकुलेट करते हैं। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, हमने क्या कैलकुलेट कर दिया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो वी वाई का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। ये कहां से कहां तक लगाइए, समझ में आया, यहां से लेके यहां तक के बीच में लगाइए। कैसे, हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाके वी क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना यू वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है यू साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा ये 2g, ये कितनी किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास एच मैक्स की, यानी जो एच मैक्स की वैल्यू है, जो मैक्सिमम हाइट इसमें कवर करेगा वो कितना है मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये सारे फॉर्मूले समझ में आए, ये बात समझ में आ रही है क्या। चलो अब एक चीज समझे इसमें, अगर मैं h बाई आर का रेशो, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं याद रखना चाहिए हमको, ठीक है, अगर मैं इसका रेशो लूंगा h बाई आर का रेशो लूंगा, तो ले बेटा h बाई आर का रेशो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं h बाई आर का रेशो लूंगा तो रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर मैं h बाई आर का रेशो लेता हूं, मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज का रेशो, तो कितना जब सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा tan थीटा बाय 4। h बाई आर का रेशो कितना आ जाएगा मेरे बेटे tan थीटा बाय 4। इसका सर क्या यूज है, अगर रेंज देगा तो हाइट कैलकुलेट कर लेगा, और हाइट देगा तो रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। चलो अगली बात इसमें देखें कि अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमाइज करनी है, क्वेश्चन ने ये बोला कि रेंज का मैक्सिमम होगी, जैसे कई एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्या करते हो वही सब गोला फेंकवाते हैं, ठीक है, कौन कितना दूर गोला फेंक लेगा, जितनी दूर जाके वो गिरेगा। गोला का मतलब जानता है क्या, गोला का मतलब बर्फ वाला नहीं, गोला मतलब भाई साहब जो आयरन का होता है काफी सॉलिड पीस, तो वो जितना दूर जाके जिसका गिरेगा उसका सिलेक्शन पक्का, उस मतलब उनके जो डिफाइंड रेंज है उससे आगे गिरेगा या उसमें जाके गिरेगा, समथिंग अबाउट दैट, ऐसा उनके होता होगा। तो वो चीज अगर रेंज मैक्सिमाइज करना है मेरे को, तो सुन, रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या मैक्सिमम करना पड़ेगा बेटे, रेंज क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू कांस्टेंट जी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो क्या मैक्सिमम कर सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास 1, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे पास 90, साइन 90 तो 1 होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी मेरे को क्या समझ में आया, अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री कर दूंगा तो 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, जो रेंज है ये कैसी बन जाएगी मेरे बेटे, मैक्सिमम रेंज बन जाएगी। अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या कर दूंगा 45 डिग्री, तो रेंज कैसी हो जाएगी मैक्सिमाइज, यानी रेंज की वैल्यू कैसी आ जाएगी मैक्सिमम आ जाएगी। चलो अगला देखते हैं, अगला रिजल्ट, कॉम्प्लीमेंट सबको पसंद होते हैं भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट सबको पसंद होते हैं कि तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक मैंने एंगल लिया थीटा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा, तो मैं क्या करूंगा, काफी जगह यूज होता है ये, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर फेंक के देखता हूं तो दोनों में रेंज सेम आती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रेंज की वैल्यू अगर तू थीटा एंगल पे फेंकता है तो जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आएगी अगर कितने फेंकेगा 90 माइनस थीटा पे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज कैसी आती है सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज कैसी आती है बेटा सेम आती है। इसमें कोई डाउट है क्या, अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज कैसी आती है सेम आती है, यानी R1 और R2 या R थीटा और R90 माइनस थीटा पे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। चलो अगला रिजल्ट देखते हैं। इसमें अगली बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ये रब कर दूं, ये पोर्शन रब कर दो बेटा। अगली बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ध्यान से देख, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, सुनना ध्यान से। अगली बात है एवरेज वेलोसिटी, सुनिए क्योंकि जीवन में एवरेज वेलोसिटी, अरे कल ही तो सर करवाई थी आपने। तो देख भाई, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, सीधे सीधे लिखता हूं, अगर मैं वी एवरेज की बात करूं तो वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ तो दो टाइप की डिस्टेंस, दो टाइप की वेलोसिटी एवरेज में आएगी, एक तो एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की। तो सुनना, पहली चीज अगर देखूं मैं एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, फिर देखूं वाई डायरेक्शन की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार कमेंट में जाके करके बताइए वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी आपको क्या आंसर आता है, ओरली क्या आंसर आता है। देखते हैं भाई, इसमें आंसर 0 आता है क्या,
और एक्स डायरेक्शन का कितना आएगा, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन का क्या आएगा, यू कॉस थीटा। क्यों आएगा सर ऐसा, तो उसको ध्यान से समझ लेना कि एवरेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो। पार्टिकल पहले भी एक्स पर रखा था और लौट के बुद्धू घर को आए, फाइनली भी एक्स पे आ गया भाई साहब, मोशन कवर करके, पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करके। तो एक्स एक्सिस पे था और एक्स पे आ गया, तो वाई में तो कितना चला, नेट डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हुआ, जीरो। या ऐसे देख ले, जितना उसने ऊपर कवर किया उतने नीचे कवर किया, नेट डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हो गया, जीरो। तो इस वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जीरो। इस वजह से एवरेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी आ रही है, जीरो। और एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट का एवरेज निकलता है क्या भाई, कांस्टेंट का एवरेज कभी सुना है क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज और बता दे। ऐसे कोई नंबर दिया 1 से एवरेज बता, 1 का एवरेज क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो चूंकि एक्स डायरेक्शन में स्पीड कैसी कांस्टेंट और चेंज भी नहीं हो रही, तो एवरेज क्या आएगा, यू कॉस थीटा आएगा। और नहीं मैं तो निकाल दूंगा, तो निकाल के देख ले इसमें। एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया एक्स डायरेक्शन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया भाई, रेंज के बराबर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास रेंज के बराबर किया, और टोटल टाइम कितना है, r/t। मैं जानता हूं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, यानी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट, और अपॉन ये t से t समाशम हो गया, तो बचेगा क्या, u cos थीटा। चलो अभी बात करते हैं। मान के चल, सुनना ध्यान से, मान के चलना कि मेरे को ये चीज पूछी गई कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता दो और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बता दो। अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने इनिशियल एनर्जी ई नॉट प्रोवाइड कर दी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई नॉट प्रोवाइड कर दी है, और थीटा एंगल पे उसको प्रोजेक्ट कर दिया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये मेरे से भाई साहब पूछ लिया गया है। तो देख समझ इसको कैसे कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा इसमें, ट्राई कर, एक बार दिमाग लगा इसमें क्या करना चाहिए भाई, सोच देख क्या किया जाए इसमें। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मेरे से ये पूछा जाए, अगर मेरे को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे को कितनी दे दी गई, ई नॉट, तो क्या किया जाए इसमें, सुनना ध्यान से, समझ भाई। अगर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने इसमें क्या किया, इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई नॉट प्रोवाइड कर दी, ठीक है। कितने एंगल पे दे दी, थीटा एंगल पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो समझना, मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी ई नॉट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल अगर इसकी स्पीड यू है तो ठीक है। अब मैं अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके देखूंगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मेरे पास अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ई एच हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम। हाईएस्ट पॉइंट पे जो डायरेक्ट स्पीड होगी, तो कौन सी स्पीड होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, यू कॉस थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट या यू नॉट। तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई, अब मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पे यानी यहां स्टार्ट किया था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है, फेंका है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे पास देखूं लोएस्ट पॉइंट पे, ये कितनी है, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं जानता हूं टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी है मेरे पास, जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है भाई साहब, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो, तो टोटल कितनी, काइनेटिक। फाइनल पॉइंट पे निकालूंगा तो इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, तो फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे पास, इतनी होनी चाहिए, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और इस पॉइंट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, इस पॉइंट में निकाल चुका हूं, तो काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास ई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जो मेरे पास वैल्यू है ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे, जो काइनेटिक एनर्जी तुमने दी है ई नॉट, और अच्छा ये हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो ई नॉट है एक साइड, टोटल एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, ये है ई नॉट, टोटल एनर्जी ई नॉट है। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ई नॉट कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसमें कोई डाउट इतने सेगमेंट में, आगे देखते हैं न्यूमेरिकल अब इसका।
कैसे न्यूमेरिकल आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि भाई दो पार्टिकल मैंने लिए, या ये मान लो दो प्रोजेक्टाइल लिए, ठीक है। इस दोनों प्रोजेक्टाइल की स्पीड अगर सेम है, डिफरेंस कहाँ है, एक को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया और दूसरे वाले को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया, तो मेरे से क्या पूछा, दोनों में टाइम कितना लगेगा, T1 T2 क्या होगा, दोनों में रेंज क्या आएगी, R1 R2 क्या आएगी, दोनों में H1 और H2 क्या आएगा, ठीक है। ये मेरे से पूछा गया, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद उनके रेशो को, उनके मल्टीप्लाई को कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझो, सबसे पहले एक चीज समझना है इसमें, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा है, इसके तो सारा डेटा वही रहेगा, यानी अगर मैं इस वाले को 1 मान लूं, इस वाले को 2 मान लूं, तो जो R1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे फॉर्मूला ये भाई साहब, ये तो टाइम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, और हाइट क्या हो जाएगी, h मैक्स क्या हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही हाइट हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये कितनी हो जाएगी, ये कब है, जब मेरे पास पार्टिकल किस तरह से है, 2u साइन थीटा बाय जी, और जो h1 है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये तो पहले के लिए आ गया। अब तुम देखो, जो सेकंड पार्टिकल है ये थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये वर्टिकल से थीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो क्या करो, इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दो तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाले की रेंज तो बराबर आनी चाहिए, थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए रेंज सेम होती है। तो इसका तो साइन 290 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, यानी रेंज तो यही आ जाएगी, R1 और R2 बराबर आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अगर R1 R2 बराबर आ गया तो R1 अपॉन R2 का रेशियो आ जाएगा 1। चलो भाई, दूसरी बात देखें T2, तो T2 कितना आ जाएगा, ये 2u साइन थीटा बाई जी, थीटा की 90 माइनस थीटा, तो 2u कॉस थीटा बाई जी, ठीक है, हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाय जी। ये T1 और T2 की वैल्यू आ गई। तो अगर T1 बाय T2 का रेशियो निकालते हो, T1 बाय T2 निकालते हो तो कितना आ जाएगा, tan थीटा। T1 बाय T2 का रेशियो निकालते हो तो कितना आ जाएगा, tan थीटा। तीसरी बात, अगर हाइट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्यों, क्योंकि उसमें क्या कर दिया, थीटा ये 90 माइनस थीटा, और h1 अपन h2 का रेशियो जब निकालते हैं, h1 अपन h2 का रेशियो, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। h1 बाय h2 का रेशियो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिए। आगे इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि T1 और T2 का प्रोडक्ट बता दो, और मेरे को T1 T2 का प्रोडक्ट बता दो, बस यही बता दो। तो T1 T2 का प्रोडक्ट जब करोगे तो T1 ये है, T2 ये है, तो T1 और T2 का जब प्रोडक्ट निकालोगे बेटे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखना इसमें 2, और ये मैं एक जी बाहर ले लूं, ठीक है, और u साइन थीटा u कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, और एक जो जी वो अंदर रहने दो, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या बन गया, रेंज। तो T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या आ गई, 2r बाय जी। ये तीसरा रिजल्ट आ गया T1 T2 का। देख लो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, नोट करो बेटा क्वेश्चन। चलो देखो, हाँ बेटा, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि जो रेंज है, रेंज 500 मीटर है, 500 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकेंड, एच मैक्स बता दो, थीटा बता दो, ठीक है। तो आप जानते हो अगर मेरे को सब मैक्सिमम हाइट पूछी गई है और थीटा पूछा गया है तो थीटा कैसे निकलेगा, रिलेशन हमने सीखा हुआ था। रिलेशन क्या सीखा था, h बाई आर इक्वल्स टू tan थीटा बाय 4, एक रिलेशन सीखा था h बाई आर इक्वल्स टू tan थीटा बाय 4, थोड़ी देर पहले रिलेशन सीखा था, उससे थीटा का रिलेशन आ जाएगा। आर मालूम है, h लेकिन कैलकुलेट करना होगा, और उसकी हिंट क्या दी गई है, t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जानता हूं क्या होता है, t की वैल्यू कितनी होती है, 2u साइन थीटा बाई tan दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय, और g यानी कि 10, तो इससे मैं u साइन थीटा कैलकुलेट कर लूंगा। तो u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/2 यानी कि 50, 100/2 50, u साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब निकालना क्या है, h मैक्स। तो मैं जानता हूँ h मैक्स क्या चीज होती है, h मैक्स जो होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g,
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो u साइन थीटा की तो स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन और ये हो जाएगा 20। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 125 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट आ गई वो 125 मीटर आ गई। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो h/r, तो ये कितना है 125 अपॉन और रेंज कितना दिया हुआ था 500 मीटर और ये है tan थीटा बाई 4, तो ये 4 और इक्वल्स टू tan थीटा। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया मेरे पास भाई, ये वैल्यू आ गई 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, ये आंसर आ गया। चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगला ये दिया हुआ है मेरे को, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन में आपसे ये बोला कि एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका मेरे को प्रोजेक्टाइल का पाथ बता दो, ठीक है, पाथ की इक्वेशन बता दो। तो कईयों को याद भी होती है y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इस वीडियो देख लो एक बार। उसको क्या बोला गया कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, पार्टिकल को आपने फेंका, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन किया, u थीटा पे फेंका। ये जो ये पैराबोलिक पाथ है इसकी इक्वेशन बता दो। वैसे जो मैथ के स्टूडेंट है उनमें प्रूव भी करवाया जाता है, y इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर होती है या x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होती है, जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन कैसे आती है वो, तो देखो हमने क्या किया, मान के चलो ये कोई पॉइंट P मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो यहां से लेके अगर डिस्टेंस देखें x और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कैलकुलेट करूं तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू u cos थीटा और इंटू t, और y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, y इक्वल टू थोड़ी देर पहले भी निकाला था u साइन थीटा s इक्वल टू ut, u साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इसका इक्वेशन का मतलब क्या, एक्स वाई में रिलेशन, एक्स वाई में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो पाथ में क्या रिलेशन होगा, तो टाइम को एलिमिनेट कर दें, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो जैसे ही पुट करोगे आप तो वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू साइन थीटा और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो एक इक्वेशन अगर देखें तो y इक्वल्स टू, एक तो इक्वेशन मेरे पास ये मिल गई मेरे को x और u से u समाशम हो गया, तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो रिलेशन ही आ गया, एक तो पैराबोलिक का जो कर्व है, जो इक्वेशन है उसकी पैराबोलिक पाथ की, वो तो ये। अगर ये देखो तो एसिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन, एसिमेट्रिक पैराबोला बार बार बोल रहे हैं, होता क्या है, ये होता है y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप। कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू क्या है tan थीटा और b की वैल्यू क्या है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसका एक दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि बार बार काम आता है उसको देखते हैं। तो मैं क्या करूं इसमें से y इक्वल्स टू x tan थीटा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस, जब उसको कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्स tan थीटा कॉमन लोगे, ये एक्स tan थीटा नीचे आ जाएगा, एक्स से एक्स समाशम हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा है और tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये ऊपर आएगा, साइन tan को साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस समाशम, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को जाएगा साइन 2 थीटा, यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके क्या नोट कर देंगे, r नोट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये मैं नोट कर दूंगा। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि याद होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरे को कैलकुलेट करके बता दो। मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करके बता दो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे उस एंगल, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर एक इक्वेशन मेरे को क्वेश्चन में दी गई है, फिर पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही। इसमें मैक्सिमम हाइट बता दो, पैराबोला में मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की होगी सिमेट्रिक पैराबोला के प्रोजेक्टाइल मोशन में, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और भी कुछ पूछा है क्या, एक तो पूछा है इसमें मैक्सिमम हाइट और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या करोगे इसमें, कैलकुलेट कैसे करोगे, तो समझो। इसमें सबसे स्टेप नंबर 1 में कंपेयर करोगे,
कंपेयर कैसे करोगे? तो 1 माइनस एक्स बाई आर होना चाहिए, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स बाई आर के टर्म्स में होना चाहिए। तो क्या करो, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 माइनस और ये क्या आ जाएगा बी एक्स बाय ए, ये आ जाएगा। इसको कंपेयर कर दो इसके साथ में, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास tan थीटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा tan थीटा आ गई मेरे पास ए की वैल्यू। चलो तो एक्स ए tan थीटा। दूसरा अगर मैं आर कंपेयर करूंगा तो रेंज क्या होता है, रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज की जगह में क्या ए बाय बी लिख सकता हूं, ये आ गई मेरे पास रेंज। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास अगर रेंज आ गई और tan थीटा की वैल्यू कितनी है ए, तो सुनना एक रिलेशन में जानता हूं h बाय आर इक्वल्स टू होता है tan थीटा बाय 4, h बाय आर इक्वल टू tan थीटा बाय 4। तो tan थीटा की क्या नोट कर दूंगा मैं, tan थीटा की जगह a नोट कर दूंगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी r की वैल्यू मेरे पास a बाय b, tan थीटा की वैल्यू है a, तो a स्क्वायर बाय 4b, ये तो आ गया मेरे पास हाइट की वैल्यू। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या निकाल दोगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स a, ये आ गया मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस टाइप क्वेश्चन कर पाओगे क्या, ये रिलेशन समझ में आया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ बेटा, क्वेश्चन में आपसे ये बोला, अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे ये बोला गया है, सुनना क्वेश्चन ध्यान से, पहले फिर सॉल्व करना। एक पार्टिकल ए था, ए पॉइंट पे रखा हुआ था, एक पार्टिकल बी पॉइंट पे रखा हुआ था, दोनों को हमने सेम टाइम में स्पीड प्रोवाइड करी, एक को u1 प्रोवाइड कर दी, एक को u2 प्रोवाइड कर दी। ए पार्टिकल को 60 डिग्री पे छोड़ दिया u1 स्पीड देके, और बी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड छोड़ दिया u2 स्पीड देके सेम टाइम में, ठीक है। अब पूछा ये कि हमारे पास जब ये पार्टिकल दोनों कोलाइड करेंगे, जब ये पार्टिकल दोनों कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करते समय, कोलाइड करने के बाद u1 बाई u2 का रेशियो क्या होगा। जब ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं, अगर ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग देयर पाथ, ड्यूरिंग देयर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो u1 बाई u2 का रेशियो हमसे पूछा। अगर आप ट्राई करें तो एक बार वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और आगे देखिए। फिर देखो, हमने एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये पार्टिकल अगर थीटा एंगल में फेंका गया तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और ये इस तरह से फेंका गया तो ये वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा। अब बात आती है, मान के चलो किसी पॉइंट पी पे मिल गए, ठीक है, कोई पॉइंट पी है जिस पे ये मीट कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे ये कोलाइड करें तो कोलिजन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये दोनों पार्टिकल कोलाइड तभी करेंगे जब दोनों पार्टिकल सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएं और सेम टाइम में मीट करें, ठीक है। सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस जब ट्रेवल करके जाते हैं तो ही कोलाइड करेंगे। चलो, इसका मतलब क्या कि जो डिस्टेंस इस वाले पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई एस वाई, वही डिस्टेंस ट्रेवल, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की जानी चाहिए एस वाई इसके द्वारा, ठीक है। ये ऐसा कह दो, इसने y1 डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने y2 डिस्टेंस ट्रेवल की, दोनों बराबर होनी चाहिए सेम टाइम में। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी निकाल लो। अब एक चीज देखो इसमें, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों ही मेरे पास भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के मोशन में, तो क्या करें इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें u क्या है, u1 और वर्टिकल डिस्टेंस में निकालना है y डायरेक्शन की, तो u1 sin 60 u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू, और इसने कितना ट्रेवल किया ut यानी u2t, ये u1 था, ये u2t माइनस हाफ और gt स्क्वायर, ये माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर समाचार हो गया, t से t समाचार हो गया। तो वैल्यू कितनी बची आपके पास, u1 अपॉन u2, ये u2 को नीचे ले आया तो ये क्या बचा मेरे पास 1 बाय साइन 60। तो 1 बाय साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो √3, और ये कितना आ जाएगा 2/√3, यानी जब ये कोलाइड करेंगे तो ये आंसर होगा इसमें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो पूछ लो बेटे। और देखो अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लेना फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपसे बोला तुमने एक पार्टिकल लिया, सबसे पहले तो ऐसे समझो, एक तुम्हारे पास ट्राइंगल था, ठीक है, एक ट्राइंगल था जिसका एक एंगल था अल्फा और दूसरा एंगल था बीटा, एक एंगल क्या था अल्फा और दूसरा एंगल था बीटा। अब क्या किया तुमने, एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल को ट्राइंगल के किसी भी एक इसके हॉरिजॉन्टल बेस लाइन पे, या तो ए साइड से या ए साइड से, माने साइड से, उस पार्टिकल को इनिशियल स्पीड यू देके थीटा एंगल पे छोड़ दिया, ठीक है। उसने स्पीड लगाई थी, मैंने यू स्पीड लिख दी, थीटा एंगल पे उसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट जब पार्टिकल को किया तो पार्टिकल इस तरह से गया कि कहीं ना कहीं ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को टच करता हुआ, ग्रेज करता हुआ निकल गया, ठीक है, और इधर आके गिर गया, एक एंड से चला दूसरे एंड पे आके गिर गया। अब आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या बोला, एक तुम्हारे पास ट्राइंगल था जिसका एक एंगल अल्फा था एक एंगल बीटा था, आपने एक पार्टिकल लिया जिसको थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हुए फेंका, ठीक है।
अब जब थीटा एंगल पे फेंका नहीं ऑब्लिकली फेंका तो प्रोजेक्टाइल मोशन करके गया। जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से किया कि इस ट्राइंगल की एक वर्टेक्स को ग्रेज करता हुआ निकल गया और एक एंड से फेंका तो दूसरे एंड पे आके गिर गया। तो इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे ये आपसे पूछा गया। तो अब क्या करा जाए, इसमें कैसे सॉल्व करें, एक बार ट्राई करिए और वीडियो पॉज करिए, उसके बाद देखिए। देखो पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, फिर देख लो उसको कॉन्सेप्ट क्या बोला गया। अगर ये ग्रेज करता हुआ निकल के गया तो सुनना, ग्रेज मतलब इसको कोई टच किया, मान के चलो हमने माना कि ये जो कोऑर्डिनेट है समथिंग अबाउट ये वाई डिस्टेंस है, ये टोटल उसने बोला एक एंड से फेंका दूसरे तक गया, यानी ये पूरी रेंज आर है। हमने माना कि ये पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा आर माइनस एक्स, टोटल रेंज अगर आर है तो। अब क्या किया जाए, उसने ग्रेज बोला यानी टच बोला, टच बोला यानी इक्वेशन, जैसे टच बोला यानी इक्वेशन दिमाग में आई। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है उसको साइड में भी लिख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या होती है, x tan थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर। इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब एक चीज होगा, tan थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा की वैल्यू आ रही, तो एक बार इसमें से क्या करो, इस इक्वेशन में से अभी एडवांस में tan थीटा कैलकुलेट कर लो कैलकुलेट। तो tan थीटा की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी y अपॉन x और ये कितना आ जाएगा मेरे पास y इंटू आर अपॉन और ये r माइनस एक्स। ये मैंने tan थीटा की एडवांस में कैलकुलेट कर लिया, देखेंगे इसका यूज आता है कि नहीं आता। चलो अब बात ये आती है, मेरे पास में tan अल्फा प्लस tan बीटा भी दिया, सारे ऑप्शन में tan अल्फा tan बीटा है, यानी tan अल्फा भी निकालना पड़ेगा tan बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो पहले tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा निकालूं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर y बेस यानी y बाय एक्स। tan अल्फा क्या आ जाएगा y बाय एक्स। tan बीटा निकालूंगा तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन आर माइनस एक्स, y अपॉन आर माइनस एक्स। उसने सभी ऑप्शन में ऐड किया क्योंकि ऑप्शन के बेसिस पे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व डेटा को देखते हुए। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन आर माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन आर माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास y एलसीएम आर माइनस एक्स प्लस एक्स यानी r और अपॉन ये कितना हो जाएगा x और r माइनस एक्स। इससे हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना, tan अल्फा प्लस tan बीटा ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे को सेम लग रही है, इसका मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू किसकी इक्वलेंट आ रहा है, tan थीटा के। इसका मीनिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी रत्ती पर भी डाउट तो पूछ ले बेटे। हाँ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखा और फिर न्यूमेरिकल्स को देखा। अब देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हॉरिजॉन्टल यानी है क्या। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बोला गया, जैसे मान के चलो तुमने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, एक पार्टिकल था। अब वो क्या बोला कि टावर पे खड़ा हुआ था, ठीक है, एक पार्टिकल आदमी टावर पे ऑब्जेक्ट को ले खड़ा था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये कोई मेरे पास मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है। इसको तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू प्रोवाइड कर दी। तो पहली चीज देखा इसमें यू वाई जो होगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वाई डायरेक्शन दे ही नहीं रहे, इनिशियल वेलोसिटी जो यू एक्स है ये कितनी है, यू प्रोवाइड कर दी। अब पार्टिकल क्या होगा कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएगा। तो मान के चलो ये टावर की जो हाइट है बेटे, टावर की हाइट कितनी है h, और यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये क्या है मेरे पास रेंज, ठीक है, ये रेंज होगी ये हाइट होगी। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज देखो, रेंज क्या चीज होती है हम जानते हैं, रेंज क्या होता है भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करोगे तो एफ एक्स डायरेक्शन में कितना है, 0 है। तो क्यों 0 है, क्योंकि एक्स 0 है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। तो जो यू एक्स रहेगा वही वी एक्स रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, कोई भी प्रोजेक्टाइल देख लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज इसलिए आएगा क्योंकि इसमें क्या लगता है, जी लगता है। तो अगर मैं रेंज देखूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रेंज बोलेंगे तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम यानी यू एक्स टी, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू इंटू टी। हाइट निकालने की आवश्यकता नहीं, टावर की हाइट देगा ही देगा तुमको। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा जो टी पूछा जाएगा। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें टी निकाल दो तो पुट कर दोगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए वाई डायरेक्शन में, एस वाई इक्वल टू क्या हुआ, यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब एस वाई किया क्या पुट करोगे, चूंकि बेस लाइन यहां से छोड़ रहे तो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहे हैं यानी माइनस एच। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस एच
ये यू वाई कितना था 0 और तो ये 0 हो जाएगा, ये -1/2 GT² माइनस से माइनस क्षमाशम, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई √2h/g। इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टी आया है स्मॉल टी बोलो, इसको कैपिटल टी बोलो, यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा √2h/g। इट्स द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी टी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें कितनी आ जाएगी, u/√2h/g। इट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज इन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो r = u√2h/g। हमने दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी, पहली बात क्या रेंज, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिए। चलो आगे इसमें कैलकुलेट करते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। ये जो मेरे पास इक्वेशन है, अगर इसमें देखें तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, जैसे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में देखा तो इसकी भी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन देखें तो क्या किया जाए। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन। मान के चलो टी टाइम के बाद पार्टिकल को यहाँ आ जाता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है भाई। यानी जब यहाँ आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई नीचे आ गया इतना। तो टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, x = u × t। x = क्या हो जाएगा, u × t। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो y = कितना हो जाएगा, -y। अगर मैं देखूंगा तो नीचे आ रहा है तो -y = y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन मोशन से आ रहा है, u y 0 है, -1/2 GT² माइनस से माइनस समाचम, तो y = 1/2g। आपको याद हो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में भी हमने क्या किया था, टाइम को एलिमिनेट किया था ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालने के लिए, इसमें भी टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो t की जगह क्या प्लेस कर दूंगा, x/u, तो ये क्या हो जाएगा x² सो इट्स द वैल्यू ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। ये क्या है, ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, लोकस है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। हमने क्या देखा इसमें, हॉरिजॉन्टल रेंज को देख लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट को भी देख लिया। अब कैलकुलेट कर लें कि वेलोसिटी जो होगी x डायरेक्शन में वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो एक चीज समझो, vx निकालो, ux निकालो, इट रिमेन्स u कांस्टेंट बिकॉज x जो है वो 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं रहा है, इस वजह से ये कांस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो vy क्या हो जाएगा, अभी uy क्या है 0, अभी तो नहीं है इसमें, लेकिन बाद में तो आएगा। तो v = u + at, यानी vy = कितना हो जाएगा, -gt। vy कितना आ जाएगा, -gt। जो डेटा अननोन है उसमें अपने मन से साइन लेके मत चलो, तो vy हमें कैलकुलेट करना, तो vy = -gt। माइनस क्या शो कर रहा है, बोलना पड़ेगा, माइनस क्या शो कर रहा है, जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी y डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड होगी, vy = कितनी आ जाएगी, -gt। चलो अगली चीज देखें। तो अब मेरे पास एक चीज समझे, हमने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला हुआ था, टाइम फ्लाइट निकाला था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो मैं vy की वैल्यू दूसरे टर्म्स में अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, -g, या अगर आपको जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g या तो पुट कर दो, जैसे -g, और ये कितना हो जाएगा, √2h/g था, ठीक है। तो g से ही समासन कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, √2gh। तो vy की वैल्यू दूसरे फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में कितनी आ गई, √2gh। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये gt रह जाएगा और ये √2gh आ जाएगा। यानी अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी देखूं तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में gt और हाइट के रिस्पेक्ट में √2gh आ जाएगी। आया कैसे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट होकर आया। अगली बात देखें, अगर वो बोलता है कि टी टाइम पे पार्टिकल टी टाइम पे अगर यहाँ आ जाता है तो डायरेक्शन बता दो उस पार्टिकल की। तो डायरेक्शन याद करो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल vy/tan θ निकालते हैं, vy/vx। तो इसमें भी क्या निकालेंगे, tan θ = vy/vx। तो vy कितना है मेरे पास, gt, और vx कितना है मेरे पास, u। या तो ये लिख लो टाइम के रिस्पेक्ट में, दूसरा या tan θ = vy की वैल्यू तो मेरे पास ये भी है मेरे बेटे, √2gh और u, √2gh/u। इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े। इतने पोर्शन में कोई डाउट हो तो बोलो भाई, क्लियर है, ये पिक्चर इतनी समझ में आ रही है क्या। चलो आगे देखो, नेट वेलोसिटी टी टाइम पे अगर पूछ ले तो नेट वेलोसिटी क्या कर दोगे, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी जानते हो, y डायरेक्शन की वेलोसिटी जानते हो, √vx² + vy² कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमेरिकल देखें इसमें, तो हमने इस वाले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या सीखा, एक तो रेंज सीख ली, रेंज के बाद उसमें क्या सीख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सारी बातें सीख ली। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में क्या बोला, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फिर उसको लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप एक बार ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है मेरे बेटे कि आपको एक बॉल है, ये बॉल, ठीक है,
जो कि रोल्स ऑफ करती है। बॉल क्या करती है, रोल्स ऑफ करती है स्टेयर्स वे से, सीढ़ियों से रोल ऑफ करती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको यू प्रोवाइड कर दी, जितनी भी सीढ़ियां हैं उनकी हाइट, हर सीढ़ी की हाइट एच है और हर सीढ़ी की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो बी है। अगर बॉल स्ट्राइक करती है nth स्टेप पे जाके स्ट्राइक करती है, ठीक है, ये nth स्टेयर पे जाके स्ट्राइक करती है, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसमें देखें कैलकुलेशन में क्या किया जाए, क्वेश्चन लॉजिकल है, समझे। अगर nth स्टेयर पे जाके स्ट्राइक करेगी तो हर सीढ़ी की अगर हाइट h है तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी nth में, nh, और एक सीढ़ी की विड्थ अगर b है तो टोटल जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, nb। यानी यहां से स्टार्ट हुई और यहां से जाके ये गिरेगी फाइनली बॉल, यानी स्ट्राइक करेगी, तो उसकी रेंज कितनी हो गई, क्या रही है, रेंज के बराबर है भाई, जो रेंज है वही है। और ये जो मेरे पास NH है यही हाइट के बराबर है, और ये जो वैल्यू है ये रेंज के बराबर है। तो एन की वैल्यू कैसे आएगी, मैं जानता हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला सीखा, u√2h/g, u√2h/g। तो पुट कर देंगे, रेंज कितनी है, NB इक्वल्स टू u, और अंडर रूट के अंदर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर दूंगा तो ये हो जाएगा n²b² u², और 2 h की वैल्यू लिखूंगा NH इंटू 2NH और बाय ये g, n स्क्वायर सी n कैंसल आउट हो जाएगा और कुछ कैंसल हो नहीं सकता। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 2u²h बाय g, और ये आ गया b²। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एक पार्टिकल को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया अपवर्ड, वर्टिकली प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की कितने एंगल पे, 60 डिग्री। ध्यान देना 60 डिग्री किसके साथ बोला उसने, वर्टिकल के साथ। तो कितने टाइम के बाद वो परपेंडिकुलरली टू अपने इनिशियल डायरेक्शन के मूव करना चालू कर देगा। जैसे अभी ऐसे जा रहा है तो उसके बाद परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कब मूव करना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब शुरुआत में उसकी स्पीड दी और बोला कि पार्टिकल एक गिवन डायरेक्शन में जा रहा था, कितने समय के बाद वो अपनी इनिशियल गिवन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करना चालू कर देगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए, तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने के थोड़ा सा चेक कर लो। जैसे ये मेरे पास स्पीड है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल के साथ कितना है 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलो अब अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखूं तो ux कितना होगा मेरे पास, u यानी 100 cos 30 यानी कि 50√3 मीटर पर सेकेंड, 50√3 मीटर पर सेकेंड, cos 30 यानी कि √3/2, तो 50√3। और y डायरेक्शन में अगर देखोगे तो uy कितना हो जाएगा, u 100 sin 30 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड y डायरेक्शन में आ गया। तो इनिशियल डायरेक्शन की अगर मैं चेक कर लूं, इसकी वेलोसिटी इनिशियल देख लूं, यानी अगर मैं u वेलोसिटी देख लूं इनिशियल, तो ये कितनी आ जाएगी 50√3 i कैप, 50√3 i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 50 j कैप। अब मान के चलो t टाइम के बाद, अभी पार्टिकल ऐसे जा रहा था जब प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो t टाइम के बाद मान के चलो पार्टिकल ने अपनी इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया, मान के चलो t टाइम के बाद। तो हमने माना वो t टाइम के बाद जो वेलोसिटी अगर आती है तो वेलोसिटी t टाइम के बाद कितनी आती है, t टाइम पे वो वेलोसिटी देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट बनी रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो ये कितना रहेगा 50√3 i कैप। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, u sin थीटा माइनस gt, तो ये वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यानी uy माइनस gt, तो 50 माइनस gt यानी 10t, ये आ जाएगा, ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, j कैप में, u sin थीटा माइनस gt, तो 50 माइनस 10t, ये किस डायरेक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास j कैप की। आगे बढ़े, अब मेरे से अगली बात क्या बोली गई, अगली बात मेरे से ये बोली गई कि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाए, तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या जानते हैं हम कि u डॉट b इक्वल्स टू क्या हो जाए 0, डॉट प्रोडक्ट दो डायरेक्शन का क्या हो जाए 0, तो चीजें कैसी हो जाती है परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस 50, और ये इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 50 माइनस 10t इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी समथिंग, जो भी वैल्यू आ जाए 20 सेकंड समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी, ये इससे t का रिजल्ट आपके पास आंसर में आ जाएगा। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट, देखो अगला क्वेश्चन।